हेलो, स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर वेक्टर्स। वेक्टर्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट फिजिक्स के शुरू के चैप्टर्स में वेक्टर्स का रोल बहुत ज्यादा है। आसान है, कई कंसेप्ट्स है इसमें, इसलिए थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। स्टार्ट करते हैं बेटा वेक्टर्स का कंसेप्ट से। सबसे पहले बेटा हम लोग वेक्टर्स को डिफाइन कर लेते हैं। अगर बेटा वेक्टर्स को डिफाइन करोगे तो वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? वेक्टर्स होते हैं क्वांटिटीज विथ वैल्यू को बेटा और क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। क्वांटिटीज विथ वैल्यू का एक और नाम है बेटा मैग्नीट्यूड। कॉमा डायरेक्शन which obey triangle law, which obey triangle law of vector addition, which obey triangle law of vector addition। ये कंप्लीट डेफिनेशन है बेटा वेक्टर्स की। क्या डेफिनेशन है पूरा पढ़ो तो। क्वांटिटीज विथ वैल्यू, डायरेक्शन विच ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर बनने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना पड़ता है। सबसे पहले बेटा उसके पास कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू को और मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए और थर्ड शर्त है कि इट शुड ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपके पास वैल्यू है, अगर आपके पास डायरेक्शन है, लेकिन अगर ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आप बेटा वेक्टर्स नहीं माने जाएंगे। तो वेक्टर्स की बेसिक डेफिनेशन आप लोग जो हैं, कई स्टूडेंट्स 9th क्लास में पढ़े हुए होते हैं। वेक्टर्स आर क्वांटिटीज विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पर टर्न्स आउट वेक्टर्स होने के लिए एक तीसरी शर्त भी है। वेक्टर्स होने की तीसरी शर्त है बेटा इट शुड फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो तुरंत सवाल ये उठता है, क्या है ये ट्रायंगल लॉ? जब हमें पता होगा तब तो हम उसको फॉलो करेंगे। जब पता ही नहीं है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है तो हम उसको कैसे फॉलो करें? तो ठीक है, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे बेटा क्या होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन द मीन टाइम बेटा मुझे एक टेबल बनाना है। इस टेबल में बेटा यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं वेक्टर क्वांटिटीज को और यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं स्केलर क्वांटिटीज को, कुछ कॉमन वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज ऑफ कोर्स वो क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहली वेक्टर क्वांटिटी वो है बेटा वेलोसिटी और कॉरिस्पॉन्डिंग स्केलर क्वांटिटी है स्पीड। वेलोसिटी वेक्टर है लेकिन स्पीड स्केलर है। और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आप में से वो स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं वो 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर से कार ड्राइव कर रहा हूं ईस्ट डायरेक्शन में तो ये वेलोसिटी है।
लेकिन अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर से कार ड्राइव कर रहा हूं तो ये स्पीड है। मैंने अगर ईस्ट स्पेसिफाई किया तो वेलोसिटी हो गई, अगर ईस्ट नहीं बोला तो स्पीड है। सिर्फ वैल्यू बताई 50 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड है। अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बताया 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट तो फिर वो बेटा क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। और एग्जांपल है बेटा, वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट आता है, जबकि और छोटा लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। वेक्टर में बेटा डिस्प्लेसमेंट आता है, अब ठीक है, वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट आता है जबकि स्केलर में कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस आता है। यह भी कंसेप्ट हो सकता है आपने 9th क्लास में पढ़ा हो। लेकिन स्केलर के और बड़े मस्त मस्त एग्जाम्पल हैं, जैसे स्केलर के एडिशनल एग्जाम्पल हैं मास। आपका जो मास है, आपका जिसको डेली लैंग्वेज में वेट भी कहते हैं केजी में, वो बेटा एक स्केलर है। आपके मार्क्स, एग्जाम में क्या मार्क्स आए, ये भी बेटा एक स्केलर है। किसी के मार्क्स 90% टुवर्ड्स नॉर्थ तो नहीं आते ना, कोई डायरेक्शन नहीं होते ना मार्क्स के, तो मार्क्स बेटा क्या हो गए, स्केलर। जबकि वेक्टर साइड पे अगर आ जाए, वेक्टर साइड पे अगर आए तो और क्वांटिटीज है बेटा। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के अलावा एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और बेटा इसके अलावा बहुत सी वेक्टर क्वांटिटी है, जो लोग 11-12 पे पढ़े हुए हैं वो लोग जानते होंगे, तरह तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। एक वेक्टर क्वांटिटी और मैं ले लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लास 12 में पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन बेटा ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक एग्जांपल और हो गया। तो बहुत सी क्वांटिटीज हमारे पास स्केलर हैं, बहुत सी क्वांटिटीज हमारे पास वेक्टर्स हैं। तो बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने वेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ ली। वेक्टर्स आर क्वांटिटीज विथ वैल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड, वैल्यू इज आल्सो नोन एज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, विच ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, ये थोड़ा सा इरिटेटिंग है। वेक्टर की डेफिनेशन में मैंने बताया है कि ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना एक शर्त है, लेकिन वो शर्त क्या है ये मैं अभी नहीं बताया हूं, ये बेटा मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया है। वेरी गुड। तो बेटा जरा इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। वेक्टर्स में बेटा मुझे और कुछ चीजें डिस्कस करनी है। एक चीज डिस्कस करनी है बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब मैं नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा आपके साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यह मेरा अगला टॉपिक है। वेक्टर्स को बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेल दो जगह यह सवाल पूछा जाता है। पहले बेटा फिगर्स में इसको रिप्रेजेंट करने की हम लोग परेशान होते हैं, बाद में बेटा मैथमेटिक्स में उसको रिप्रेजेंट करने की बारे में सोचेंगे। तो पहले फिगर में वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर में वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर में बेटा ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर में बेटा वेक्टर एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो इन फिगर vector is in figure vector is represented by an arrow. In figure vector is
रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। अरे ये तो मेरे पीछे आने लगा, कोई बात नहीं, इसको साइड कर देते। फिगर में वेक्टर बेटा हमेशा एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ये एक एरो रही, इस तरह की एरो से बेटा वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एरो में क्या मतलब होता है बेटा इसका? इसका मतलब यह होता है बेटा कि लेंथ ऑफ एरो is proportional to length of arrow is proportional to magnitude। मैग्नीट्यूड मतलब क्या पता है ना, वैल्यू। लेंथ ऑफ एरो इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। ये एरो बेटा जितनी लंबी होगी उतना बड़ा वेक्टर होगा। आप गाड़ी जितनी तेज चलाओगे उतना बड़ा वेक्टर आपकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और डायरेक्शन कहां से आएगा बेटा? डायरेक्शन बड़ा सिंपल है, डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ एरो। डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ एरो। ठीक है, डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ एरो। जिस तरफ एरो होगा उधर बेटा हम लोग आपके वेक्टर को मान लेंगे। डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ एरो। तो उम्मीद करता हूं यह पॉइंट आपको समझ में आ गया। इन फिगर वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। लेंथ ऑफ एरो इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ एरो। ठीक है, तो जिस भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो बेटा उसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जिस भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो एक एरो के थ्रू। और डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा तो थोड़ी सी बात और कर लें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बारे में। हम लोग बेटा नॉर्मली मैप पे अगर कोई मूव कर रहा है तो इस तरफ ईस्ट मान लेते हैं, इस तरफ वेस्ट मान लेते हैं, इधर नॉर्थ मान लेते हैं, जबकि इधर साउथ मान लेते हैं। तो अगर इसके ऊपर हम लोग अपनी एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो ईस्ट बेटा प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, वेस्ट माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, नॉर्थ वाई एक्सिस के अलोंग होगा, जबकि साउथ माइनस वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो अगर कोई वेक्टर नॉर्थ की तरफ है तो उसे हम वाई एक्सिस की तरफ ड्रॉ करेंगे। अगर कोई वेक्टर ईस्ट की तरफ है तो उसे हम एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे एंड सो ऑन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए। ठीक है, वेक्टर्स को फिगर में बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए हो। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझो बेटा ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैं क्या बोल रहा हूं, समझो। सपोज करो दो वेक्टर हैं, दो लोग हैं। एक पर्सन इधर गया ईस्ट की तरफ, ईस्ट यानी एक्स एक्सिस, ईस्ट की तरफ गया बेटा 10 मीटर्स। सेकंड पर्सन ईस्ट की तरफ 30 मीटर्स गया। तो सेकंड पर्सन का एरो भी इधर होगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इस एरो की लेंथ पहले वाले एरो की लेंथ से 3 टाइम्स हो। हमारी कोशिश होगी कि सेकंड एरो की लेंथ फर्स्ट एरो की लेंथ से 3 टाइम्स हो। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सेकंड वेक्टर बेटा 30 मीटर गया है, जबकि फर्स्ट वेक्टर 10 मीटर है। डायरेक्शन दोनों की सेम है, दोनों ईस्ट की तरफ गए। समझ में आया बेटा? इससे खास के पहला वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि लेंथ ऑफ एरो इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। जितना बड़ा वेक्टर होगा, जितना बड़ा वेक्टर होगा उतना बड़ा इसका मैग्नीट्यूड होगा। उम्मीद करता हूं ये सब बेसिक चीजें हैं आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, इतनी सारी पढ़ाई हमने कर ली, जल्दी से इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा इसके बाद हम लोग जरा सा वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में आगे बात करते हुए
हम लोग जरा सा बात करते हैं फिगर के अलावा मैथ्स में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैथ्स में बेटा वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर एक एरो बना देते हैं। मैथ्स में वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर में बेटा एक एरो बना देते हैं। कैसे करते हैं बेटा इसको करने का तरीका है कि अगर वेक्टर ए है तो इसके ऊपर एक एरो है, और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर ध्यान देना है। जैसे मेरा घर यहां से 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है। मेरा घर यहां से 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ नहीं है। मान लेते हैं कि मेरा घर यहां से 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है, और इस चीज को हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? मेरा घर अगर वेक्टर ए से रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसे मैं लिखूंगा बेटा 5 किलोमीटर नॉर्थ। लेक्चर पॉज। हाँ, यहां पे कोई की तो मुझे नहीं दिखे। ये की है। इंडियन क्रिकेट टीम काफी सक्सेसफुल है। कंटिन्यू करो, बाद में हट जाएगा ना वो। हाँ, कंटिन्यूड। तो अगर वेक्टर ए बेटा 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है तो वेक्टर ए क्या कह रहा है? वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा घर यहां से 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है। अगर बेटा मैं यहां पर लिखा होता कि a इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता a इज इक्वल टू 5 किलोमीटर नॉर्थ, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे। और अगर मैं लिखता वेक्टर a इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे। यह भी बेटा थोड़ा सा गड़बड़ है। यह भी थोड़ा सा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि सेकंड एग्जाम्पल में जब ऊपर में एरो लगी हुई है तो यह इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है, अ वेक्टर क्वांटिटी शुड हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, डायरेक्शन किधर है? तो ये जो है बेटा स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, इसलिए गलत है। जबकि ऊपर वाले को देखो 5 किलोमीटर नॉर्थ, तो मैं मैग्नीट्यूड भी दे रहा हूं, डायरेक्शन भी दे रहा हूं। मैं मैग्नीट्यूड भी बता रहा हूं, डायरेक्शन भी बता रहा हूं, जो कि गलत है, क्योंकि ये क्वांटिटी के ऊपर एरो नहीं है, ये क्वांटिटी वेक्टर थोड़ी ही है। आया समझ में? इसलिए बेटा ये दोनों एक्सप्रेशन गलत है। ओह गलत है, सॉरी, गलत है। ये दोनों एक्सप्रेशन गलत है। ये एक्सप्रेशन सही है, अज्यूमिंग मेरा घर सच में उधर है। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन बेटा सही है। 5 किलोमीटर नॉर्थ इंडीड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को इंक्लूड कर रहा है। लेकिन ये सेकंड और थर्ड एक्सप्रेशन जो है बेटा, सेकंड एक्सप्रेशन डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन यहां पर वेक्टर का साइन नहीं है, और थर्ड में वेक्टर का साइन है और डायरेक्शन नहीं है। तो ये मैथ्स का रूल है। जिन क्वांटिटीज में हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं, ओ ट्रायंगल लॉ भी मान के चलो सब फॉलो करते हैं। उनका पंगा क्या है वो तब देखेंगे जब ट्रायंगल लॉ पर आएंगे। अभी मान लो सब फॉलो कर रहे हैं। तो जिन क्वांटिटीज के ऊपर में एरो है ना, थर्ड वाली क्वांटिटीज, जिन क्वांटिटीज के ऊपर में एरो है, वहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताया जाएगा। और जिनके ऊपर एरो नहीं है, वो वेक्टर नहीं है, उन केस में डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। कोई डायरेक्शन बताएगा तो हम बोलेंगे क्यों बता रहे हो भाई, ये वेक्टर थोड़ी है। उम्मीद करता हूं कि सबको अच्छे से समझ में आ गया। एक और बार पॉज। कोई नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं और इस कैनवस को पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर। नेक्स्ट बेटा एक और कंसेप्ट आपको बताना था। वो एक और कंसेप्ट यह है बेटा कि दो वेक्टर्स इक्वल तभी होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है,
two vectors are equal. Two vectors are equal when they have same magnitude, same magnitude, same magnitude and direction. Same magnitude and direction. ठीक है? तो एज एन एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, जो कि बाय द वे मेरे घर का पता है 5 किलोमीटर ईस्ट, यहां से। और मान लेते हैं यहां से आपके घर का पता है वेक्टर बी इज इक्वल टू 5 किलोमीटर वेस्ट या 5 किलोमीटर नॉर्थ। आपका घर 5 किलोमीटर नॉर्थ है और मेरा घर बेटा यहां से 5 किलोमीटर ईस्ट है। ठीक है? किसी एक का घर 5 किलोमीटर नॉर्थ है, किसी एक का घर 5 किलोमीटर ईस्ट है। क्या बेटा यह कहना सही रहेगा कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी? क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं? नहीं, इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन डिफरेंट है। वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर बेटा इक्वल तभी होते जब वैल्यू भी सेम होती और डायरेक्शन भी सेम होता। ये बात अलग है कि ऑटो लेकर मुझे और आपको बराबर खर्च होगा, अज्यूमिंग ऑटो का रेट प्रॉपर चलता है डिस्टेंस के हिसाब से, वो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम नहीं है। दो वेक्टर सेम बेटा तभी होते हैं जब उनकी वैल्यू भी सेम हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है? नेक्स्ट कंसेप्ट देखो बेटा, जो आपको बताना है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा आप लोगों के लिए है, नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोगों के लिए है बेटा, ये देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के बारे में सुनो। फिर से वापस आते हैं मेरे घर के पता पर। मेरा घर 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ है। मेरा घर मान लेते हैं 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ है। इस वेक्टर का वैल्यू कितनी है? डायरेक्शन को हटाओ। इस वेक्टर की वैल्यू को बेटा यू रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। डायरेक्शन हट गया, ये मॉड का साइन लगाया, ये मॉड्यूलस का साइन लगाया, ये वेक्टर्स की लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड का साइन लगाया, तो नॉर्थ हट गया और वैल्यू हट गई, और वैल्यू क्या रह गई? 5 किलोमीटर। वैसे इसको लिखने का एक और तरीका होता है जो मेरा ज्यादा फेवरेट तरीका है, सिंपली ए लिखो, ए हो गया 5 किलोमीटर। सेकंड वाला लिखने में ज्यादा आसान है, वैसे सही दोनों है। सेकंड वाला बेटा लिखने में तो ज्यादा आसान है, लेकिन सही दोनों ही है। ठीक है? उम्मीद करता हूं क्लियर है। ये वेक्टर ए और ए, ये दोनों बेटा किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इनका पूरा नाम है बेटा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ, इनको अगर पूरा बोलना होगा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैं बेटा इसमें कौन सा नोटेशन यूज करता हूं? बाय द वे ये ए विथ एरो को पता है क्या बोलते हैं? वेक्टर ए। अगर इसको कभी बोलना होगा ना बेटा, इसको कभी बोलना होगा, तो इसका पूरा नाम क्या है? वेक्टर ए। ठीक है बेटा? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया अच्छे से। अगर समझ में आ गया बेटा, अगर अभी तक कंसेप्ट सारे समझ में आ गए हैं, तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखना बेटा, ये अगला कंसेप्ट है बेटा, जरा देखना सही। अगला कंसेप्ट देखना बेटा, वापस अपने अपने घर के पते पर आ जाते हैं।
मेरा घर जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि है 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है, और आपका घर मान लेते हैं ईस्ट की तरफ है और 5 किलोमीटर ही दूर है। चांस की बात है, दोनों के घर की दूरी बराबर है। आपका घर यहां से 5 किलोमीटर ईस्ट है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी? क्या ऐसा कह सकते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल वेक्टर ए और वेक्टर बी को इक्वल नहीं कह सकते हैं। अभी तुरंत तो डिस्कस किया था, अभी तुरंत डिस्कस किया था कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे। ये दोनों वेक्टर्स बेटा क्यों नहीं इक्वल होंगे? ये दोनों वेक्टर इसलिए इक्वल नहीं होंगे क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि ए और बी इक्वल है? हाँ बिल्कुल, ए और बी दोनों बेटा 5 किलोमीटर है। ए भी बेटा इस एग्जाम्पल में 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर है, और बेटा बी भी 5 किलोमीटर है। अगर अपने और आपके घर को देखें, सिर्फ वैल्यू की बात करें, तो आपका घर भी उतना ही दूर है जितना कि मेरा घर दूर है। आपका घर भी बेटा उतना ही दूर है जितना मेरा घर दूर है। आपका घर भी यहां से 5 किलोमीटर दूर है, मेरा भी घर यहां से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। इसलिए दोनों पते में वैल्यू सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। इसलिए ये दोनों वेक्टर सेम नहीं है, इवन दो दोनों की वैल्यू सेम है। अब उम्मीद करता हूं कि ये सारे कंसेप्ट, अरे वाह इतना पढ़ लिया हम लोगों ने। अब उम्मीद करता हूं बेटा कि ये सारे के सारे कंसेप्ट्स आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो जरा सा इसको साफ कर देते हैं और कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में और जानते हैं। इसको बेटा जरा मिटा देते हैं। नेक्स्ट बेटा मेरे पास बहुत सारे टर्म्स हैं, उनके साथ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टर्म बेटा अगर स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट मेरे पास कुछ स्पेशल टर्म्स हैं। वो स्पेशल टर्म है बेटा सबसे पहला यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर होता है ए वेक्टर whose length is 1. A vector whose length या whose magnitude is 1. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे बेटा क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। ये बड़े काम का वेक्टर है बेटा, यूनिट वेक्टर बड़े काम का वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। आज की क्लास में बेटा बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, मजा आ रहा है। ठीक है, यूनिट वेक्टर होता है बेटा ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू क्या हो? 1। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यूनिट वेक्टर के लिए अलग से एक सिंबल है। यूनिट वेक्टर का बेटा एक अलग से सिंबल है। क्या सिंबल है? ए, और ए के ऊपर में ये गांधी जी वाली टोपी। अगर ए के ऊपर में गांधी जी वाली टोपी होती है तो ये ए जो है एक यूनिट वेक्टर बन जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड है। किसी भी वेक्टर के ऊपर में अगर ये कैप हो, इसको ए कैप कहते हैं, तो उसकी लेंथ ऑटोमेटिक आ जाती है 1। इनफैक्ट कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं, उनके बारे में आपको बता दूं। पहला स्पेशल यूनिट वेक्टर है बेटा आई कैप। आई कैप, आई कैप का मतलब होता है 1 along x एक्सिस। आई कैप का मतलब होता है 1 along x एक्सिस। जे कैप का मतलब होता है 1 along y एक्सिस। और बेटा एक और वेक्टर है k कैप।
के कैप का मतलब होता है वन अलोंग जेड एक्सिस, वन अलोंग जेड एक्सिस। मेरा जेड लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, चलता है। ये क्या है बेटा? वन अलोंग एक्स एक्सिस, वन अलोंग वाई एक्सिस एंड वन अलोंग जेड एक्सिस। इसका क्या मतलब है? और ये खास के जेड एक्सिस क्या है, जरा सा समझना बेटा। ये वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जल्दी ही पता चल जाएगा। कुछ ही लेक्चर्स के बाद मैं रिजोल्यूशन का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। आप इमीडिएटली रियलाइज करोगे कि ये आई कैप, जे कैप और के कैप कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ नहीं मतलब है। मैं आपसे कहता हूं यहां से आई कैप निकल जाओ, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग वन चले जाओ। मैं आप लोगों से कहता हूं यहां से जे कैप चले जाओ, मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग वन चले जाओ। मैं आपसे कहता हूं के कैप चले जाओ, मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग वन चले जाओ। इतना ही है बस। मैं आपसे कहता हूं 10 आई कैप चले जाओ, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग 10 चले जाओ। मैं आपसे कहता हूं 20 जे कैप चले जाओ, मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग 20 चले जाओ। मैं आपसे कहता हूं 30 के कैप चले जाओ, मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग 30 चले जाओ। आप में से कुछ लोग बेटा जेड एक्सिस के कंसेप्ट से फेमिलियर नहीं होंगे। 3D की प्रॉब्लम्स में बेटा जेड एक्सिस चाहिए होती है। अगर आप एक मैप में बता रहे हो कि आप कहां पर हो, तो आपके कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए एक्स और वाई सफिशिएंट है। लेकिन एक एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, तो उसमें आपको हाइट भी बतानी पड़ेगी। उसके लिए बेटा आपको थर्ड एक्सिस जेड एक्सिस चाहिए होगी। ज्यादा भारी कंसेप्ट नहीं है बेटा, लेकिन आप में से कुछ लोग थोड़ा कम फेमिलियर होते हैं। उम्मीद करता हूं यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट समझ में आ गया। इतना ही है बेटा बस। यूनिट वेक्टर क्या है बेटा? इट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। सिंबल अगर ऊपर में कैप है तो अंडरस्टूड है कि डायरेक्शन तो देखना पड़ेगा, लेकिन लेंथ उसकी क्या है? 1। 3 स्पेशल नाम रखे हुए हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, जो कि 1 अलोंग एक्स एक्सिस, 1 अलोंग वाई एक्सिस और 1 अलोंग जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि सबको अच्छे से समझ में आ गया है ना? परफेक्ट। नेक्स्ट बेटा एक और वेक्टर है आपकी, उससे मुलाकात करवा दूं। एक नया वेक्टर है बेटा जिसका नाम है जीरो वेक्टर। हाँ, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। ये जीरो वेक्टर क्या है बेटा? जरा देख लेना। ये जीरो वेक्टर क्या चीज है बेटा? जीरो वेक्टर है अ वेक्टर whose magnitude is 0, whose magnitude is 0 and direction is not defined, and direction is not defined. A vector whose magnitude is 0 and direction is not defined. कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा आज की क्लास बोरिंग लग रही होगी, क्योंकि आज की क्लास में डेफिनेशन ज्यादा है। मैं क्या करूं बेटा? A vector whose magnitude is 0 and direction is not defined. ये रहा बेटा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर is a vector whose magnitude is 0 and direction is not defined. आप सुबह सवेरे 6 बजे उठते हो, फिर करवट ले लेते हो और दोबारा 12 बजे उठते हो। 6 बजे से 12 बजे के बीच में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। कौन से डायरेक्शन में 0? हाँ, किसी भी डायरेक्शन में 0। अगर एक हिसाब से देखो तो हर डायरेक्शन में 0। 0 नॉर्थ गए हो, 0 ईस्ट गए हो, 0 ऊपर गए हो, 0 नीचे गए हो। दूसरे हिसाब से देखो कि जब मूव ही नहीं किए हो तो डायरेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? आई बात बेटा समझ में? जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है बेटा? 0, और डायरेक्शन जो है नॉट डिफाइंड होता है। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों को यूनिट वेक्टर भी क्लियर है और जीरो वेक्टर भी क्लियर है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसके ऊपर एक गांधी जी की टोपी लगा देते हैं। आई कैप मतलब 1 अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब 1 अलोंग वाई एक्सिस, के कैप मतलब 1 अलोंग जेड एक्सिस। जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन नॉट डिफाइंड हो।
इसी के साथ बेटा जरा सा इस बार फिर से इसको साफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपके साथ डिस्कस करनी है वो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जरा देखना बेटा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, हाँ, दो वेक्टर के बीच में एंगल बेटा तभी डिफाइन करते हैं जब दोनों वेक्टर टेल टू टेल अटैच्ड हो। ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स is defined, angle between vectors is defined when they are attached टेल टू टेल। मैं तेज लिखने की कोशिश कर रहा हूं, देखो क्या बनता है। When they are attached टेल टू टेल, है ना। एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज डिफाइंड व्हेन दे आर अटैच्ड टेल टू टेल, है ना। मैं बचपन में हैंडराइटिंग के साथ बहुत स्ट्रगल करता था। सारे टीचर्स मुझे डांटते थे, हैंडराइटिंग अपनी ठीक करो। कई लोग इस चीज को शेयर करते होंगे, इस प्रॉब्लम को। लेकिन बाद में जब मैं टीचिंग फील्ड में आया तो मेरी हैंडराइटिंग काफी इंप्रूव हो गई और जब से इसको यूज कर रहा हूं वापस हैंडराइटिंग चली गई। पर कोई बात नहीं। एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज डिफाइंड व्हेन दे आर अटैच्ड टेल टू टेल। दो वेक्टर अगर दुम से दुम अटैच्ड होंगे तभी वेक्टर्स के बीच का एंगल डिफाइंड होगा। क्या मतलब? ये देखो बेटा, एक वेक्टर है, ये रहा बेटा एक वेक्टर, ये रहा दूसरा वेक्टर। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल मान लेते हैं इस वक्त 45 डिग्री गिवन है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर कितना हो गया बेटा? क्लियरली 45 डिग्री। काफी आसान है, इसमें तो कोई झंझट भी नहीं है। जो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था क्योंकि ये दोनों वेक्टर सचमुच में टेल टू टेल अटैच्ड थे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है और ये एंगल 120 डिग्री है। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री नहीं है। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बेटा 120 डिग्री नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? कम से कम इतना डायरेक्टली तो नहीं माना जाएगा, अभी सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर हेड टू टेल अटैच्ड है। दिख रहा है, पहले वेक्टर का जो सर है, पहले वेक्टर का जो सर है बेटा वो दूसरे वेक्टर की दुम पर अटैच्ड है। ये प्रॉब्लम लास्ट टाइम नहीं थी। लास्ट टाइम अगर देखो बेटा तो लास्ट टाइम दोनों वेक्टर की जो दुम थी आपस में एक जगह अटैच थी। इस बार बेटा पहले वेक्टर का जो सर है, इस बार पहले वेक्टर का सर दूसरे वेक्टर की दुम से अटैच्ड है। ये वेक्टर्स दुम से दुम अटैच्ड नहीं बल्कि सर से दुम अटैच्ड है, इसलिए एंगल 120 डिग्री इतना आराम से नहीं कह सकते हैं। अब क्या करना होगा बेटा? क्या करो, इस पहले वेक्टर को उठाकर सामने ले आओ। इस पहले वेक्टर को बेटा उठाकर आगे ले आओ। ठीक है, मैं देखता हूं मैं इसको डिजिटली उठा सकता हूं या नहीं, देखता हूं। नहीं उठा पाया कोई बात नहीं। ये पहले वेक्टर को उठा के आगे ले आओ। अब ठीक है, हाँ अब मजा आया ना। पहले वेक्टर को मैं सच में उठा कर ले आया, ये वंडरफुल है, जबरदस्त है, वेरी गुड। ओरिजिनल वेक्टर को बेटा पीछे छोड़ देते हैं वरना वो रोने लगेगा, है ना। जो ओरिजिनल वेक्टर था बेटा उसको पीछे छोड़ देते, ये ओरिजिनल वेक्टर यहां पे था। पहले वेक्टर को हम उठाकर आगे ले आए, दिखा आपको। अब बेटा आपको दिख जाएगा, ये बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। अब आपको दिख जाएगा कि एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स 60 डिग्री है। आया बेटा समझ में? अब दिख गया ना।
इसलिए बेटा टेल टू टेल ड्रॉ करने में एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या आ गया 60 डिग्री। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, किसी भी वेक्टर को आप उठा के आगे पीछे ले जा सकते हो, बस दो चीज का ध्यान देना। नंबर 1, आगे पीछे ले जाने में, साइड में ले जाने में उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर टू, आगे पीछे ले जाने में उसकी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है और जो एरो की डायरेक्शन है वो बेटा उसके एक्सेस को डिपेंड कर रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, एक और एग्जांपल देखो जबरदस्त। इस बार बेटा ये दो वेक्टर हैं, ये बेटा दो वेक्टर है, ये पहला वेक्टर, या दूसरी तरफ बना रहा हूं, ये पहला वेक्टर है बेटा और ये दूसरा वेक्टर है। आप देख सकते हो बेटा कि ये दोनों वेक्टर भी हेड टू हेड ज्वाइंट है और इन दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल मान लेते हैं 70 डिग्री है। तो क्या इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 70 डिग्री है? पक्का नहीं कह सकते, इतना आसान नहीं है। क्यों इतना आसान नहीं है? क्योंकि ये दोनों वेक्टर हेड टू हेड ज्वाइंट है। हमारी शर्त यह है कि एंगल डिफाइन करने से पहले दीज वेक्टर्स शुड बी ज्वाइंट टेल टू टेल। तो दोनों वेक्टर को बेटा आगे पीछे करके टेल टू टेल ज्वाइन कर देते हैं। कर दे, देखते हैं वो टेक्नोलॉजी मेरी वर्क करती है यानी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो, राइट। अरे उठा लिया, इसको उठाकर यहां लाके रख देते हैं और नीचे। गड़बड़ हो गई, देखते हैं फिर से पिक करता है कि नहीं। उठा लिया ना, इसको लाकर बेटा यहां रख देते हैं। उस वेक्टर को हम आगे लेकर गए, डायरेक्शन वही रहा, मैग्नीट्यूड वही रहा, ताकि वो पीछे वाला रोने ना लगे, इसलिए बेटा पीछे लाइन खींच देते हैं, है ना, कि हम अभी भूले नहीं हैं, आप यही हो, राइट। कलर ब्लैक ही रखना चाहिए। तो येलो ले लेते हैं ना, ये ब्लैक। बेटा ये पीछे रह गया है ना, और इस दूसरे वाली लाइन को भी उठाकर ले आते हैं बेटा, इस दूसरी लाइन को भी उठाकर ले आते हैं। जो दूसरा वेक्टर है कोशिश करते हैं उसके साथ भी। मुझे इसमें मजा आ रहा है, पढ़ाने में क्या मजा आ रहा है, मुझे तो ये खेलने में ज्यादा मजा आ रहा है, आपको भी ना। हाँ, इसको भी उठाकर यहां ले आते हैं बेटा, और ये दूसरे वाले वेक्टर का भी ओरिजिनल छोड़ देते हैं, वो भी रोने ना लगे कहीं, है ना। इसका भी ओरिजिनल बेटा यहां छोड़ देते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब दोनों वेक्टर टेल टू टेल अटैच्ड हैं, और बेटा साथ ही साथ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वंस अगेन एंगल बिटवीन वेक्टर 70 डिग्री है, क्योंकि वो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो टर्न्स आउट इन दिस केस एक्चुअली एंगल बिटवीन वेक्टर 70 डिग्री है। समझ गए? तो इस केस में जब हमने टेल टू टेल अटैच किया तो फिर से बेटा हमें एंगल बिटवीन वेक्टर्स बेटा क्या मिला? 70 डिग्री। जबकि इस केस में जब टेल टू टेल अटैच किया तो एंगल 120 के बजाय क्या हो गया? 60। और फर्स्ट केस में जब अटैच किया था बेटा तो एंगल 45 बिल्कुल सही मिला था, क्योंकि वो वेक्टर्स थे ही पहले से ही टेल टू टेल अटैच्ड। उम्मीद करता हूं ये सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए एंगल बिटवीन वेक्टर्स के। एंगल बिटवीन वेक्टर्स तभी डिफाइंड होता है जब वेक्टर्स टेल टू टेल अटैच्ड हों। टेल टू टेल अगर डायरेक्टली अटैच्ड है तो 45 डिग्री, हेड टू टेल अटैच्ड है तो आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, हेड टू हेड अटैच्ड है तो भी शायद आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लियर है। एक और एग्जाम्पल बेटा जल्दी से करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स का। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, लेकिन फिजिक्स में कहीं कहीं काम आता है, तो ध्यान से देखना, काम आता है। अगर समझ में आ जाए आपको तो मेरा एक काम आसान हो जाएगा, आगे फिजिक्स पढ़ाते हुए मेरा काम आसान हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल देखना बेटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स का। ये देखना बेटा, मेरे पास एक सर्किल है, एक सर्किल है, सर्किल मुझसे बन गया किसी तरह, है ना। और बड़ा बना लेते हैं, सॉरी, और थोड़ा सा बड़ा सर्किल बना देते हैं मुझे, लेकिन मजा आ रहा है ये सब आपको पढ़ाने में। पढ़ाने में तो मजा हमेशा आता है, इस बार ये सर्किल बनाने में भी मजा आ रहा है ना। ये सर्किल है और इस सर्किल पर यहां पे एक वेक्टर है, पहला वेक्टर यहां पे एज ए टेंजेंट है, ठीक है, ये पहला वेक्टर है। और ये सेंटर है, सेंटर से बेटा एक दूसरा वेक्टर है, ये एंगल 40 डिग्री है। और यहां पे एक और वेक्टर है और वो वेक्टर भी बेटा टेंजेंशियल है, वो वेक्टर भी टेंजेंशियल है। और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। जो बीच में एंगल है मैंने मार्क नहीं किया, वो एंगल एक्चुअली 40 डिग्री है। और क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने में सबसे बड़ा चैलेंज ये है
कि ये दोनों ही वेक्टर एक दूसरे से अटैच नहीं है, दोनों वेक्टर सेपरेट है ना। पहला वाला वेक्टर बेटा यहां कहीं है, यहां आराम से बैठा है, ये मोटा हो गया ज्यादा, ठीक है कोई बात नहीं। ये पहला वेक्टर बेटा यहां आराम से बैठा है, दूसरा वेक्टर यहां आराम से बैठा है, और ये दोनों वेक्टर अटैच्ड ही नहीं है। तो इन दोनों वेक्टर को समहाउ मूव करके एक और जगह ले जाना पड़ेगा जहां हम उनको अटैच करके देख सके कि क्या करना है। इसके लिए बेटा थोड़ा सा यहां पे हम लोगों को ज्योमेट्री करनी होगी। ऑफ कोर्स फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग एक्स एक्सिस, सेकंड वेक्टर के लॉन्ग वाई एक्सिस मान लेते हैं। फर्स्ट वेक्टर को बेटा यहां पर रीड्रॉ कर लेते हैं, जो कि मेरे पीछे चला गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो, है ना। फर्स्ट वेक्टर को बेटा मैंने क्या किया, इस कंप्लीट चीज को उठाकर यहां पर ले आया। ऑफ कोर्स मैं एक्चुअली यहां पर मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैं एक्चुअली उसको पिक करके यहां ला सकता हूं। शायद मैंने लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दी है, लेकिन ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग खुद अपने दिमाग में ये काम कर सकते हो। अब मेरा टारगेट है बेटा कि इस वेक्टर को भी उठा के यहां ले आऊंगा, फिर दोनों वेक्टर टेल टू टेल अटैच्ड होंगे, तब मुझे एंगल बिटवीन वेक्टर्स मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं अप्रोच आपको क्लियर है। गुड। तो सेकंड वेक्टर को लाने से पहले ये वेक्टर ऑफ कोर्स फर्स्ट वेक्टर किस एक्सिस के लॉन्ग है बेटा, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है। हमने एक्स एक्सिस इस लाइन को ले लिया, वाई एक्सिस इस लाइन को ले लिया, तो ये वेक्टर बेटा वाई एक्सिस के लॉन्ग है। ये जो रेडियस है उसको हमने पहले वाले रेडियस को एक्स एक्सिस ले लिया, तो ये फर्स्ट वेक्टर बेटा वाई एक्सिस के लॉन्ग है, हमारा काम आराम से हो गया। सेकंड वेक्टर को जरा सा देखना, सेकंड वेक्टर में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन बनती है। देखो बेटा कैसे करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने के लिए छोटा पेंसिल लेते हैं, यहां पे जूम इन कर लेते हैं, हाँ, और पहले वेक्टर के पैरेलल यहां पर एक लाइन खींच देते हैं, हाँ ठीक है, और इस रेडियस को भी आगे खींच देते हैं, और पिछले वाले एक्स एक्सिस भी बना लेते हैं, पिछले वाले रेडियस को भी आगे खींच लेते हैं। देखना बेटा मेरी कंस्ट्रक्शन क्लियर है आपको कि नहीं। ये तीनों लाइन यहां खींच ली, राइट। ये तीन लाइन जो है बेटा कौन कौन सी लाइन है, इसमें ये जो ऊपर जो लाइन जा रही है, ये वाली जो लाइन है बेटा ये इस वेक्टर के पैरेलल है, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये वाली लाइन बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये वाली जो लाइन है ये सिंपली रेडियस को हमने आगे खींचा है। उम्मीद करता हूं तीनों लाइन आपको क्लियर है, वेरी गुड। तो इन तीनों लाइन में बेटा 40 डिग्री कौन सा एंगल है, इन तीनों लाइन पे जब आप ध्यान से देखोगे तो आप एग्री करोगे कि ये एंगल 40 डिग्री होने का मतलब है, इस एंगल के 40 डिग्री होने का मतलब है कि ये एंगल भी 40 डिग्री होगा। तो जरा सा जूम करके उस एंगल को भी बेटा कितना बना देते हैं, सॉरी, जरा सा जूम करके उस एंगल को भी हम लोग 40 डिग्री बना देते हैं, ठीक है। जरा सा जूम किया बेटा, और इस एंगल को भी बेटा कितना मान लेते हैं 40 डिग्री, जो कि होगा ही होगा। अगर ये बेटा एंगल 40 डिग्री होगा तो ये एंगल क्लियरली 60 डिग्री होगा। एक्स एक्सिस से जब आप 40 डिग्री पर हो, सॉरी क्या बात कर रहे हो, वो एक्सिस 50 डिग्री होगा, दिस एक्सिस विल बी 50 डिग्री। और फिर ये एंगल 90 है, राइट, क्योंकि ये रेडियस है और वो टेंजेंट है, क्योंकि बेटा ये वाली लाइन रेडियस है जबकि ये लाइन टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 होना पक्का है। आया बेटा समझ में। तो इसलिए ये एंगल अब क्या हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो ये जो सेकंड वेक्टर है बेटा, ये जो सेकंड वेक्टर है ये वाई एक्सिस से बेटा 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। सबको क्लियर है। तो सेकंड वेक्टर को जरा ड्रॉ करके इधर ले आओ बेटा, सेकंड वेक्टर को जरा रीड्रॉ करके अगर इधर ले आए, इस वेक्टर को उठाकर यहां ले आए, तो यहां पर क्या मिलेगा बेटा, सेकंड वेक्टर मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन लंबे से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिस एंगल विल बी नाउ 40 डिग्री। सो एंगल बिटवीन वेक्टर्स जब दोनों को टेल टू टेल अटैच किया तो क्या हो जाएगा बेटा 40 डिग्री। या इन शॉर्ट ऐसे समझ लो कि जितना एंगल से ये वेक्टर घूमा है उतना ही एंगल से ये भी घूम जाएगा। ये रिजल्ट आगे सर्कुलर मोशन में हमारे काम आएगा, हमें बहुत हेल्प करता है ये रिजल्ट, ठीक है। कि सेंटर पे अगर थीटा एंगल से घुमाओगे तो दोनों वेक्टर के भी बीच में भी, टेंजेंट के बीच में भी थीटा एंगल का डिफरेंस आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया वेक्टर की बेसिक डेफिनेशंस, वेक्टर होता क्या है। हालांकि उसमें ट्रायंगल लॉ भी मैंने नहीं पढ़ाया, नेक्स्ट क्लास हम लोग ट्रायंगल लॉ से स्टार्ट करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हमने पिक कर लिए थे, वो राइट ना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बेटा आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सिखाया, जितना लंबा एरो उतना लंबा वेक्टर,
उतना बड़ा वेक्टर, जिस डायरेक्शन में एरो है वो वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। आपको बेटा ये रिप्रेजेंट मैथमेटिकली उसको बताया, जब ऊपर में एरो लिखेंगे तो उसको वेक्टर ए कहेंगे। फिर आपको बेटा ये भी सिखाया मैंने कि वेक्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर जो है वो जो वेक्टर्स का जो नोटेशन है उसमें ये भी सिखाया कि उसके ऊपर मॉड्यूलस लगा दे या उसके ऊपर से वेक्टर का साइन हटा दें तो सिर्फ उसमें वैल्यू रह जाएगी, डायरेक्शन हटा देंगे। आपको ये भी सिखाया है बेटा कि वेक्टर्स की जो है कब वेक्टर्स इक्वल होते हैं और कब वैल्यूज उनकी इक्वल होती हैं। हमने एग्जांपल दिया था, मेरा घर किस तरफ है, आपका घर इस तरफ है। कुछ टर्म्स आपको सिखाई हैं, यूनिट वेक्टर, आई कैप, जे कैप और के कैप से आपकी मुलाकात करवाई, जीरो वेक्टर आपको सिखाया, और लास्ट हम लोगों ने बेटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स पर पढ़ा। एंगल बिटवीन वेक्टर तभी डिफाइंड है जब वेक्टर्स टेल टू टेल अटैच्ड हो, और फिर बेटा उसके मल्टीपल एग्जांपल्स किया, और इनफैक्ट लास्ट एग्जांपल जिसमें थोड़ा सा टफ था इनफैक्ट, पर उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया। आप लोगों को वेक्टर्स अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिजिक्स का मेजर पार्ट जो है वेक्टर्स के ऊपर